अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, दैट इज न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो पहले मैं ये बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। आपका जो ओल्ड चैप्टर था या फिर ओल्ड सिलेबस था उसमें इस चैप्टर का नाम था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, जिसमें क्या क्या कंटेंट था। आपका ईयू था, उसके बाद आपके आसियान था एंड चाइना के बारे में था एंड चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में था। तो अब न्यू कंटेंट जो आया है उसमें आपको क्या पढ़ना है, ईयू के बारे में पढ़ना है जो ऑलरेडी था, उसके साथ आसियान के बारे में पढ़ना है जो ऑलरेडी था, एक सार्क के बारे में पढ़ना है। तो सार्क वाला जो टॉपिक है आपको चैप्टर 5 जो है, ठीक है, चैप्टर 5 के लास्ट में आपको सार्क वाला टॉपिक मिल जाएगा। तो वो भी कोई नया एडिशन नहीं है, उसको बस शिफ्ट किया गया है। उसके बाद एक ब्रिक टॉपिक है, BRIC ब्रिक, इसके बारे में जो है आप न्यूली थोड़ा पढ़ोगे। एंड उसके बाद जो है 4 नेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट है चाइना, तो चाइना के बारे में ऑलरेडी जो है ओल्ड कंटेंट में भी था तो वही हमें पढ़ना है। साथ में हमें इंडिया, इजराइल, रशिया के बारे में पढ़ना है। अब रशिया के बारे में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है रशिया के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा है। तो ये कुछ नए टॉपिक्स है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि नया है, ओल्ड है, न्यू है। क्या हुआ है, कंटेंट सेम रहेगा, बस कुछ को हटाया गया है, कुछ को शिफ्ट कराया गया है एंड कुछ को ऐड कराया गया है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल्स है वो cbseacademic.nic.in में आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड सेकंड थिंग इज दैट जो हिस्ट्री का वीडियो है उसको मैंने पॉज में रखा था आफ्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया हिस्ट्री में। तो इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 7 जो था विजयनगर वगैरह। तो जो भी चैप्टर्स बचे थे सेकेंड बुक के, मैं आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट फर्स्ट, बिकॉज मैं चाह रही थी पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा इसमें स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, 1-2 चैप्टर कर दूँ, फिर उसके बाद जो हिस्ट्री को देखूँ। तो जो भी बोल रहे थे फॉर हिस्ट्री, तो मैं सून जो है इसको खत्म करने के बाद मैं उनको भी अपलोड कर दूंगी धीरे धीरे, ठीक है। एंड बीच में हो सकते हैं चेंजेस आए या फिर पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऐसा हो जाए, बट मैं हिस्ट्री का कर दूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या, आप देखो सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड थिंग क्या हुआ कि वर्ल्ड जो है यूनिपोलर बन गया, मीन्स तब वर्ल्ड में बस एक ही पावर बची थी, वो है यूएस, एंड इसलिए वर्ल्ड को डिक्लेयर किया गया था यूनिपोलर। अब क्या हुआ, जैसे ही यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई, यूरोपियन कंट्रीज जो है अलग हुए एंड काफ़ी कंट्रीज जो है जो पहले डिकोलोनाइज्ड हुए वो भी राइज हुए। तो कुछ सेंटर्स आने लगे, पावर्स आने लगे। अब ये एक संकेत है कि वर्ल्ड बस यूनिपोलर नहीं रह गया, ये मल्टीपोलर की तरफ जा रहे हैं। मल्टीपोलर्स मींस काफ़ी सारे पोल्स आ रहे हैं। अब यूएस को कम्पीट करने के लिए जो है कुछ पावर्स आ रहे हैं। जैसे अब अगर देख ले ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन के जितने भी कंट्रीज थे वो मिला के क्या बने हैं, ईयू। उसके बाद आसियान देख ले, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के वो एसोसिएशन है। सार्क देख ले, साउथ एशिया के हैं। तो ये जो कुछ पावर्स है, कुछ ग्रुप्स है, ये यूएस को जो है कंपटीशन दे रहे हैं या फिर यूएस के पैरेलली जो है ये भी आ रहे हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसके साथ में हम 4 नेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, जैसे इंडिया है, इजराइल है, रशिया है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, अब देखो एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना। इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान से इसको सुनो एंड ट्राई टू नोट इट डाउन इन दी बुक या फिर नोटबुक जो भी है आपके पास। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ईयू, तो 1945 में कोल्ड वॉर के बाद यूरोप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था अगर हम पर्टिकुलरली बात करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सारे तो यूरोप की पार्ट थे ना, तो यूरोप को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1945 के बाद से यूरोप के इंटीग्रेशन में किसका बहुत बड़ा रोल था, कोल्ड वॉर का, क्योंकि यूरोप का जो वेस्ट साइड है वो किसके साथ था, यूएस के साथ। तो यूएस ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो फर्स्ट अगर हम देखें यूरोपियन इंटीग्रेशन में किसका बड़ा रोल था, कोल्ड वॉर का। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, कोल्ड वॉर की वजह से मार्शल प्लान आया। मार्शल प्लान क्या है, अमेरिका ने यूरोप को जो है फाइनेंशियल एड दिया। फाइनेंशियल एड मीन्स आर्थिक उनको मदद की। तो ये फाइनेंशियल एड दिया जिसको क्या कहते हैं, मार्शल प्लान, जो दिया
अमेरिका ने। तो मार्शल प्लान के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको याद रखना, OECD, जो 1948 के अंदर आया। अब इसको कैसे याद रखना है, 1945 में क्या हुआ था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1945 के बाद 3 साल बाद ही जो है इसको सपोर्ट मिल गया था, मीन्स 45, 46, 47, 48 में मार्शल प्लान आया, उसके अंडर OECD जो है मीन्स उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है बनाया गया, जिसके तहत जो है वेस्ट यूएस जो था उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड होता था एंड नाटो में भी एक स्पेशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बन गया। तो सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक इनकी पूरी होने लगी। एंड इसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन की कम्युनिटी बनी इन 1957 के अंदर। एंड ये धीरे धीरे ना एक पॉलिटिकल रोल लेती जा रही थी बिकॉज एक पार्लियामेंट भी बन रहा था, पार्लियामेंट बन गया था यूरोप का। तो ये धीरे धीरे पॉलिटिकल होती जा रही थी, इनका कम्युनिटी बन गया था। तो हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो फर्स्ट है EU की जो है इंटीग्रेशन करने के लिए कोल्ड वॉर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, अमेरिका ने मदद की, OECD वगैरह बना, मार्शल प्लान आया। उसके बाद जो है इनका क्या हुआ, काउंसिल ऑफ यूरोप बना, उसके बाद इनकी कम्युनिटी बनी 1957 में। एंड अगर हम देखें यूरोपियन पार्लियामेंट बनी तो उससे एक इनका पॉलिटिकल रोल कहीं ना कहीं आ रहा था। एंड जब USSR की डिसइंटीग्रेशन हुई 1992 में, क्या हुआ, इनका जो यूरोप था पूरा इंटीग्रेट हो गया, यूनियन बन गया। तो ये बना यूरोपियन यूनियन इन 1992। क्यों, क्योंकि 1991 में क्या खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। एंड जिसके बाद क्या हुआ, 1 साल बाद क्या हुआ, EU बना 1992 में। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ईयर, तो आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एंड ये EU इसलिए बना था ताकि ये कॉमन इनकी फॉरेन एज वेल एज डिफेंस पॉलिसी हो, जहाँ पे ये जस्टिस के ऊपर, होम अफेयर, सिंगल करेंसी, इन सारे रीजंस की वजह से ये EU बनाया गया था। अब EU जो है ना धीरे धीरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो है डिप्लोमेटिक रोल ले रही थी, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेशन में, पावरफुल यूनियन बनती जा रही थी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, या फिर आपके 6 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ EU बिकेम द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक। तो आपको सपोर्ट करना है इस आंसर को, ये कैसे है। तो फर्स्ट देखो, पॉलिटिकल की बात की जाए तो पॉलिटिकल इश्यूज को देखेंगे। अपना फ्लैग था, नेशनल एंथम था, अपनी करेंसी थी, पार्लियामेंट बना रखा था इन्होंने, बट इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था बिकॉज वो बनाने में फेल हो गए थे। काफ़ी सारे नेशन जो है नहीं चाह रहे थे, तो इसमें उनकी सहमति नहीं बनी थी। इनकी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, अभी हमने देखा, जस्टिस, सिंगल करेंसी, कॉपरेशन ऑन जस्टिस, ये एक रीजन था, दैट इज वाई इट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हम अगर देखें इकोनॉमिक, तो यूरोपियन यूनियन जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, इसकी GDP, आप देखो इसकी GDP जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी है ये। इसकी GDP 2005 में $12 ट्रिलियन से ज़्यादा थी, 12 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी GDP इन 2005, नॉमिनल GDP की बात करें। उसके बाद अगर हम 2020 या फिर 2018 में देखें तो $18 ट्रिलियन से भी ऊपर है इनका। तो इनकी GDP जो है, आप US की भी देखिए और इनकी भी देखें तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। उसके बाद यूरोप कैन पोज थ्रेट, यूरो जो है इनकी करेंसी उसके डॉलर में जो है थ्रेट पैदा कर सकती है। इसका जो ट्रेड पे कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड ट्रेड पे जो कंट्रीब्यूशन है 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द US। तो इसलिए जब कोई भी डिस्प्यूट होता है जैसे चाइना के बीच में या फिर US के बीच में, इनका एक से होता है बिकॉज द EU has 3 times more contribution than it। उसके बाद अगर हम देखें इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक पावर, इसकी ये इकोनॉमिक पावर की वजह से जो आसपास के नेबरिंग नेशंस है जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इसमें भी इसकी इन्फ्लुएंस है। एंड साथ में इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक माना जाता है। तो इकोनॉमिक की बात करें, ट्रेड पे GDP बढ़ी है इनकी, ट्रेड बढ़ी है इनकी। उसके बाद अगर हम देखें इनका जो यूरो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, थ्रेट पैदा कर सकती है। इनकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से इनके अड़ोस पड़ोस की जो नेशंस है ये भी इनसे, मतलब इससे जो है ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दैट इज
द इकोनॉमिक पावर अगर हम देखें। उसके बाद डिप्लोमेटिक देखें तो आपको पता है फ्रांस एंड ब्रिटेन 2 परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर भी है इनकी सिक्योरिटी काउंसिल में। साथ में अगर हम देखें इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसी, जो यूएस पॉलिसी थी ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इसमें भी इसने इन्फ्लुएंस किया था। नेगोशिएशन रादर देन कोएर्शन, ये इनकी एक बहुत बड़ी फीचर है। नेगोशिएशन मीन्स आप बैठ के सुलह करो, सही करो, सब ठीक ठाक, ये डायरेक्ट वॉर पे कोएर्शन पे नहीं जाते। ये इनकी एक डिप्लोमेटिक पावर है, ठीक है, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी करना। तो डिप्लोमेसी इनकी बढ़िया थी। इनकी मिलिट्री भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव थी। जब भी चाइना के साथ कोई बातचीत डायलॉग करना होता था रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स एनवायरनमेंट, तो इनकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ओके, तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक। उसके बाद अगर हम मिलिट्री फीचर्स देखें, यहाँ पे नहीं लिखा है, ओके, मिलिट्री फीचर्स में बता दूं तो यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स जो है यू के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है। यूएस जितना पैसा अपने मिलिट्री में डालते हैं, उसके बाद अगर हम देखें मीन्स फर्स्ट नंबर पे यूएस है जो बहुत पैसा अपने उसमें डालती है आर्म फोर्स में। सेकंड देखें तो ये है यूरोप जो अपने आर्म फोर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर जो है ब्रिटेन, फ्रांस, इनके पास क्या है, न्यूक्लियर आर्सनल्स वगैरह है, 550 न्यूक्लियर आर्सनल्स वगैरह है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है। उसके साथ इनकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा अच्छी, इफेक्टिव है। तो इसलिए इनकी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक सुपर नेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आप कह सकते हो एक ऐसा यूनियन है जो आगे जाके यूएस को कंपटीशन या टक्कर दे सकती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन। एंड अगर हम बात करें, यूरोपियन यूनियन हर जगह पे अपना मतलब इंटरवेंशन करती है, सोशल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, कोई भी हो जाए, बट इसके अंदर कभी कभी तालमेल नहीं बैठते, फिर कॉपरेशन नहीं होता। जैसे यूके है, यूके ने इराक इन्वेजन के टाइम पे क्या किया था, अमेरिका को सपोर्ट किया था। उसके बाद और भी छोटे छोटे जो न्यू मेंबर्स आ रहे थे, उसने भी जो है कोलिशन ऑफ विलिंग जो था अमेरिका उसको साइन किया था। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, जर्मनी एंड फ्रांस जो है अमेरिका के पॉलिसी को अपोज करते हैं। उसके बाद हमने रिसेंटली देखा है ब्रेक्सिट वगैरह केस देख रहे थे, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। एंड थर्ड थिंग इज दैट जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, इन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन मार्केट से दूर किया था, ठीक है, अलग किया कर दिया था। हमने रिसेंटली ब्रेक्सिट वगैरह हम एक देख रहे थे न्यूज़पेपर में, तो ब्रेक्सिट भी वही है, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट को जो ब्रिटेन जो अपनी एग्जिट चाह रहा था उसको ब्रेक्सिट कहा जाता है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द ब्रेक्सिट, आप इसको आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम डेनमार्क, स्वीडन देखें, इन्होंने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन करेंसी, तो इनको एंड साथ में जो कॉमन करेंसी, ये सब चीज़ों को जो है इन्होंने अपोज किया था, इन्होंने नहीं माना था। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो नेशंस है इनमें कॉपरेशन ज़्यादा नहीं है अगर हम देखें, बट ये ओवरऑल एक सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आगे जाके यूएस के लिए थ्रेट बन सकता है। इसके बाद सेकंड है आसियान। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक एसोसिएशन। अब साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या है, मान लो दिस इज इंडिया, ओके सॉरी इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा गंदा बन गया। ओके, सो दिस इज अगर हम इंडिया ले लें तो साउथ ईस्ट एशिया क्या है, ये रहा साउथ एंड ये रहा ईस्ट। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज आते हैं जैसे मलेशिया, म्यांमार, उसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, सो ये जो कंट्रीज है जैसे फिलीपींस, थाईलैंड, ये जो नेशंस है, ये जो कंट्रीज है, ये क्या फॉर्म करती है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एंड अगर आप देखें तो ये वो नेशंस है जो एक टाइम पे यूरोपियन एज वेल एज जापान की कॉलोनीज थी, तो ये डीकोलोनाइज कंट्री थे। जब ये डीकोलोनाइज्ड हुए, इनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे नेशन बिल्डिंग, ये तो इंडिया को भी करना पड़ा था, नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम, पॉवर्टी का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ा, बिकॉज ये काफ़ी साल से किसी पर्टिकुलर कंट्री के जैसे यूरोप के, जापान के कॉलोनीज थे। आते ही इनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। एंड उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने काफ़ी चाहा कि जैसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ। बांडुंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, जावा है उसका कैपिटल है बांडुंग, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था एंड नॉन अलाइन मूवमेंट भी चल रहा था। बट क्या हुआ ना कि इससे कोई ऐसा सच कॉपरेशन या फिर वैसा कोई इनफॉर्मल रिलेशन जो है इन पे बन नहीं पाया था। आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखो, जब नेशंस आए थे, डिकोलोनाइज्ड बने थे, जब कॉलोनीज वगैरह
छोड़ के इनको गए थे, नहीं डीकोलोनाइज बने थे, इनके सामने कुछ नए प्रॉब्लम्स थे। एंड हम देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने चाहा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो कि पुअर है, डेवलपिंग है, तो इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, डेवलपिंग डेवलप्ड नेशंस जो है। एंड ये जब आए थे, ये इन्होंने चाहा था कि एक इनफॉर्मल जो है अपने आप में रिलेशन बनाए, कॉपरेशन हो, ये सब हो। तो इसके लिए उन्होंने बांडुंग कॉन्फ्रेंस नाम जो है ये भी सब किया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह, बट इससे कुछ हो नहीं पाए, उनमें रिलेशंस इतने अच्छे नहीं बन पाए। इसलिए इसके ऑल्टरनेटिव में क्या आया, आसियान। ठीक है, सो इसका ऑल्टरनेटिव में क्या आया, आसियान, जो कि 1967 में बना एंड जिसके तहत 5 कंट्रीज जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स है, जो है फर्स्ट है इंडोनेशिया, जहाँ पे बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। थाईलैंड में क्या हुआ था, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, एंड बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत ही जो है ये आसियान बना। अब इसका एम क्या था, इसका जो मेन एम था, ठीक है, जो प्राइमरी गोल इसका ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब होगी तब उससे इनकी कल्चरल प्रोग्रेस भी होगी, साथ में सोशल प्रोग्रेस भी होगी। तो फर्स्ट मेन एम इनका क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड सेकंड जो सेकेंडरी जो एम था वो था रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, इनके रीजन्स में पीस एंड स्टेबिलिटी इनका सेकंड एम था। एंड साथ में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इनके साथ जो है ब्रूनी दारुसलेम, वियतनाम, लाओ, पीडियार, म्यांमार, कंबोडिया, एंड इन्होंने भी जो है धीरे धीरे इनको सपोर्ट किया। एंड आसियान जो है ये इतनी बड़ी सुपरानेशनल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, या फिर इनका डिजायर भी नहीं है ईयू जैसे इतना पावरफुल बनने का, बट इनका जो है ये एक सेलिब्रेशन है इनका, जिसे कहते हैं आसियान वे ऑफ लाइफ। आसियान वे ऑफ लाइफ ये इनकी एक इनफॉर्मल मीटिंग है, जहाँ पे इंटरेक्शन करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, एंड सबसे मेन चीज ये कि एक दूसरे के नेशन की जो सॉवरेनिटी है, मीन्स दूसरे के स्टेट का जो अपना डिसीजन लेने का जो राइट है, सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं, ये उनको रेस्पेक्ट करते हैं। बट क्या होता गया, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, 2003 के बाद से क्या होने लग गया, ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है इनको और ब्रॉड करने लग गए, ये ईयू के पाथ में भागने लग गए। ठीक है, जैसे ईयू ने क्या किया था, अपनी कम्युनिटी बना ली थी, इन्होंने भी जो है धीरे धीरे इनके ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉडन हुए, इनके गोल्स और ज्यादा बढ़ने लगे, तो इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली। कम्युनिटी के अंदर हम 3 कम्युनिटी देख सकते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल। अब ये तीनों अलग अलग क्या है, इसको अच्छे से देखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आसियान पे क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उस ये आ सकता है कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, कब आसियान फॉर्म हुआ था, ये सब पे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो है हम इन तीनों कम्युनिटी को क्या है बारी बारी देखेंगे। अब अपने बुक उठा लो, यहाँ पे देखो जो आपका पेज नंबर इज 57, तो यहाँ पे जो है इनके बारे में लिखा हुआ है, एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आसियान Security Council, security community which was based on the conviction that territorial dispute should not escalate into armed confrontation. First point means जो भी territorial dispute होगा वो armed confrontation में नहीं बदलेगा, वो military war इन सब चीज़ों पे नहीं बदलेगा। By 2003 ASEAN had several agreements in place. ASEAN ने 2003 के बाद से काफ़ी सारे agreements किए थे for second point आपका for peace, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, रेस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस, सॉवरेन राइट्स। आई होप इसके सारे के मतलब आपको पता है। ठीक है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहना, किसी को पक्ष वक्ष नहीं लेना किसी का, पीस, कॉपरेशन करना एंड सहयोग करना, कॉपरेशन का मतलब, उसके बाद जो है नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स को रेस्पेक्ट करना। द आसियान रीजनल फोरम भी फॉर्म किया गया था कब, 1994, ये थर्ड पॉइंट है इसके अंदर। It is ASEAN Regional Forum established in 1994 that carries the coordination of security and foreign policy. तो इसके अंदर 3 चीज हुआ था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर कि ये आर्म कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलना चाहिए, इनके उसके बाद ट्रीटीज वगैरह साइन की गई थी जिससे पीस, न्यूट्रलिटी ये सब बनी रहे, एंड आसियान रीजनल फोरम बनाया गया था फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फॉरेन एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सेकेंड है इकोनॉमिक एसोसिएशन, इनका जो इकोनॉमिक एसोसिएशन इनमें क्या था, तो आसियान पहले से एक इकोनॉमिक एसोसिएशन था, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही आया था। तो ये यूएस या फिर ईयू जैसा इतना बड़ा तो नहीं था, बट इसकी इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग थी। एंड साथ में देखें तो
This accounts for growth in its influence both in region and beyond. The objectives of ASEAN Economic Community are to create, ये first point है, are to create common market, ठीक है, and production base within ASEAN state. जो है वो चाहते थे जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स है उन पे एक कॉमन मार्केट रहे एंड साथ में प्रोडक्शन बेस रहे एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। उसके बाद देखें तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, आसियान डिस्प्यूट टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट। जैसे आपके जो मिलिट्री है उसके अंदर क्या हुआ था, आसियान रीजनल फोरम, इसके अंदर क्या हुआ, इकोनॉमिक dispute settlement mechanism to improve the economic disputes. उसके बाद ASEAN has forced on creating a free trade area. उसके बाद for investment in labor and services, the US and China also have already moved fast to negotiate FTA with ASEAN. तो जो US है and China है बड़े चंट है, ठीक है, वो सबसे पहले आ गए इनके साथ FTA साइन करने। तो इन्होंने इकोनॉमिक में क्या किया, एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया, फ्री ट्रेड करवाया, कॉमन मार्केट इनका एम था। दिस इज अबाउट इकोनॉमिक। उसके बाद अगर हम सोशियो कल्चरल देखें तो सोशियो कल्चरल का आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बता दूं सोशियो कल्चरल क्या है। कल्चरल इनकी जो कल्चर है, ठीक है, इनकी एक पर्टिकुलर कल्चर है, उनको डेवलप करना, साथ में सोशल मीन्स जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनको अच्छा करना, और वो तभी अच्छा होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। सो दिट इज इनका मेन एम। इसके बाद है आसियान विजन 2020। तो आसियान जो है बहुत फास्ट ये ग्रो कर रहे थे एंड आसियान विजन 2020 इनका आउटवर्ड लुकिंग रोल था। अगर एग्जाम में आया ये लिखना कि दिस इज द आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान, ठीक है, ये बहुत ईजी है याद रखना। आउटवर्ड मीन्स ये जितना इनका होराइजन था उससे बाहर, इससे बाहर ये कुछ करना चाहते थे। आउटवर्ड लुकिंग रोल मीन्स अपने होराइजन को, जो अपनी थिंकिंग थी उसको और ज्यादा ब्रॉड कर रहे थे, अपने एम्स को ब्रॉड कर रहे थे। लुकिंग रोल फॉर आसियान, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे एनकरेज नेगोशिएशन नॉट कंफ्लिक्ट ओवर कंफ्लिक्ट। तो नेगोशिएशन को बढ़ावा देना, जैसे हमने ईयू में पढ़ा था, ये क्या करते थे, डिप्लोमेसी जो इनकी अच्छी थी, बिकॉज ये हमेशा नेगोशिएशन करते थे रैदर देन कोअर्शन। तो नेगोशिएशन करना, बैठ के बातचीत करना, डायरेक्ट हाथापाई में ना चले जाना। उसके बाद मीडिएटेड द एंड ऑफ कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट, तिमोर कॉन्फ्लिक्ट एंड ईस्ट तिमोर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इन्होंने मीडिएशन भी किया था उनके एरिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा था, आसियान ने ही किया था। साथ में मीट्स एनुअली टू डिस्कस द ईस्ट एशियन कॉपरेशन, इनके ईस्ट एशिया में कॉपरेशन को लेके ये एनुअली मीट करते थे। एनुअली मीन्स साल में, ठीक है, साल में एक बार मीट करते थे रिलेटेड टू ईयर ईस्ट एशियन कॉपरेशन। दिस इज अबाउट द आसियान। एंड आसियान की रिलेशन अगर हम इंडियन यूएस से देखें तो इंडिया ने पहले, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पहले आसियान को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, बट बाद में इन्होंने जो है सिंगापुर के साथ, आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। एंड आसियान के साथ इनका रिलेशन अच्छा है। अब इंडिया का जो है, चाइना का भी अच्छा, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ साइन किया है। एंड दिस इज द, हम कह सकते हैं ये एक बहुत रैपिडली ये ग्रो कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो आसियान इज द सेकंड सेंटर ऑफ पावर। इसके बाद है सार्क। तो सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये मैंने चैप्टर 5 से लिया है, आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो इसकी जो फाउंडेशन है ये कब हुई थी, 1985 में। ये बस फाउंडिंग डेट्स वगैरह याद रखना, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जो आपकी एमसीक्यू होगी उसमें पूछा जा सकता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन 1985। तो एक इनिशिएटिव लिया गया था बाय द साउथ एशियन नेशंस टू मेक कॉपरेशन बिटवीन द साउथ एशियन नेशंस। तो इसलिए क्या फॉर्म हुआ, सार्क फॉर्म हुआ, जिससे कि साउथ एशियन नेशंस कॉपरेशन वगैरह फॉर्म कर सके। उसके बाद अगर देखें तो सार्क मेंबर साइन साफ्टा। साफ्टा क्या होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड। तो साफ्टा से क्या होगा, जो फ्री ट्रेड है वो होगा, जितने भी साउथ एशियन नेशंस है उनके बीच में क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड अक्रॉस देयर बॉर्डर्स। साफ्टा जो है 2004 में साइन हुआ था एंड ये जो है 2006 में ये
इफेक्ट में आया था। 1 जनवरी 2006 से साफ्टा जो है इफेक्ट में आया था। तो इसका एक मेन एम यही था, जो ट्रेड टैरिफ्स है ना, लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स टू 20% बाय 2007। तो 2006 में ये साफ्टा आया था एंड इनका एम यही था 2007 तक ये 20% जो ट्रेड टैरिफ लगता है। टैरिफ क्या होता है मैं बता दूं, एक टैक्स लगता है। अगर इंडिया से कोई सामान किसी कंट्री में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे एक टैक्स चाहिए होता है जिसको टैरिफ बोलते हैं। अगर इंडिया में भी सिमिलरली यूएस से या फिर चाइना से कोई सामान आता है, उस पर एक टैक्स लगता है, तो दिस इज कॉल्ड टैरिफ। एंड ये टैरिफ जो मिलता है इससे कंट्री को फायदा होता है। तो टैरिफ जो है वो 20% कम होने की बात इसलिए बोली गई थी ताकि जो साउथ एशियन नेशंस हो वो इजीली ट्रेड कर पाए, इनको ज़्यादा नुकसान ना हो, सभी जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाए। एंड आवर नेबर फियर्स दैट, तो ये क्या है मैं बता दूं। अब साफ्टा से क्या हुआ, साउथ एशियन नेशंस अगर हम देखें, अगर आप श्रीलंका देख लो, भूटान देख लो, आप इंडिया को देख लो, तो इंडिया के आसपास भी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ा कौन है, इंडिया। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन है, इंडिया। तो इनके छोटे छोटे जो नेबर्स है इनको ये डर लगने लग गया, ये जो साफ्टा है इससे क्या होगा, इंडिया अपनी मनमानी करेगा, हमारे मार्केट में जो है क्या करेगा, इवेड करेगा, हमला करेगा। बिकॉज इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, ये छोटे छोटे मार्केट्स को ये क्लोज करा देगा, ये सब इनके मन में ये फियर था। बट इंडिया के कुछ लोगों को क्या लग रहा था कि ये जो साफ्टा है ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, ये हमारे लिए इतना वर्थ नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी इंडिया भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ अपना बायलैटरल एग्रीमेंट इनका था, तो इससे कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। तो इंडिया इसका यहाँ पे मानना ये था। अब सार्क में कुछ पॉलिटिकल डिसबैलेंस की वजह से, कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से ये सार्क इतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसकी स्टोरी इतनी थी कि कब फाउंड हुआ ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कब फाउंड हुआ था, एज वेल एज साफ्टा में साफ्टा कब साइन किया गया था, एज वेल एज इफेक्ट में क्या, इफेक्ट में कब आया था, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है इसको याद रख लेना, इसका एक एम क्या था इसको याद रख लेना। ओके, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं ब्रिक्स में, जो कि एक नया टॉपिक है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। अब ये जो साउथ अफ्रीका है, इससे पहले 2010 से पहले, 2009 से पहले ब्रिक्स का नाम जो था वो था ब्रिक, BRIC। वो 2010 में जाके जो है साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। 2009 में कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था, एक मीटिंग वगैरह हुई थी, उसके बाद 2010 से हम साउथ अफ्रीका को देख सकते हैं, इसलिए ब्रिक से क्या हो गया, ये ब्रिक्स। अब ये जो ब्रिक है ये कब फाउंड हुआ था, ब्रिक्स फाउंड इन रशिया इन 2006 में ब्रिक की फाउंडेशन हुई थी। एंड ये जो टर्म है, ये जो नेम है ब्रिक, ये किसने दिया था, बाई रूपा पुरुषोत्तमन फर्स्ट इन्होंने ही दिया था। बट एक कंफ्यूजन है लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि गोल्डमैन सैश ने दिया था क्योंकि उस टाइम के चेयरमैन थे, बट फर्स्ट पॉइंट बाय रूपा पुरुषोत्तमन दैट नेम ब्रिक। ओके, उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थी, जो ब्रिक फॉर्म हुई थी इनका ऑब्जेक्टिव्स था म्यूचुअल इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी मेंटेन करना, कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे उनमें कॉपरेशन होगी, एज वेल एज उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ में नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज, तो जो भी इंटरनल पॉलिसीज है सबके अलग अलग इंटरनल पॉलिसीज होंगे, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इंटरनल पॉलिसीज में कोई इंटरफेरेंस नहीं, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉपरेशन किया जाएगा, साथ में है म्यूचुअल इक्वालिटी। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। तो ये सारे जो ब्रिक्स के नेशंस है ये G20 के भी मेंबर्स है एंड इनकी जो रीजनल अफेयर्स है उसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छे से जाने जाते हैं। जो ब्रिक्स है इनकी रीजनल अफेयर्स में जो इनकी इन्फ्लुएंस है बहुत अच्छी है, तो इस वजह से ये जाने जाते हैं। ये एनुअली जो है मीट करते हैं, तो 2018 में देखें तो जोहानिसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका है वहाँ पे इन्होंने मीट किया था। रिसेंटली अगर हम देखें 11 समिट जो इनका था 2019 में ब्राज़ील में हुआ था, जहाँ पे जैर बोल्सोनारो जो उनके प्रेसिडेंट वहाँ के, तो इन्होंने ये इनके चेयरमैन थे। तो इनके समिट्स को आपको याद रखना है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मैंने आपको बताया। साथ में ये जो टर्म है, ये जो ब्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, ये किसने इसका नेम कॉइन वगैरह किया था, इसको भी याद रख लेना, जो कि 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर हम देखें, इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग
41% है ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की 41% पॉपुलेशन जो है इनके पास है, ब्रिक्स के पास है। एंड साथ में अगर हम ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे हम जीडीपी देखते हैं, तो वैसे ही अगर हम पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट की बात करें तो 23% से भी ज़्यादा जो है इनके पास है। साथ में अगर हम इनकी फॉरेन रिजर्व्स वगैरह देखें तो 4.46 ट्रिलियन डॉलर के आसपास शायद ये है। तो अगर हम इनकी फॉरेन रिजर्व्स देखें, वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें, साथ में जीडीपी एंड ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्रिक्स ऑल्सो आर द इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ पावर। सो विद दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड पार्ट में हम नेशंस के बारे में देखेंगे, जो 4 नेशंस जो न्यू उभर रहे हैं, न्यू सेंटर्स बन रहे हैं, इनके बारे में देखेंगे। तब तक कोई भी डाउट है आप नीचे बताइए, वीडियो कैसा लगा बताइए, एंड टिल देन see you in the next video. Bye bye.